जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मेरे पास एक दो तीन कॉल लगातार आ रहे थे। मैंने कॉल उठाया और पूछा कि भाई हाँ, क्या हुआ है। तो सामने से एक हवलदार जी की पत्नी जो कि लगातार कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा कि सर, मैंने कल भी आपको मैसेज किए, कल भी कॉल किया, आपने उठाया नहीं और इमरजेंसी है, बात करनी है आपसे। तो मैंने पूछा, आप बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि सर, 2 दिन से मेरे पति खाना नहीं खा रहे, परेशान हैं। और परेशानी की वजह यह है कि हमारे सीओ साहब ने उनको मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा दिया कि ये लो अपना मूवमेंट ऑर्डर और अपनी यूनिट में निकल जाओ, आरटीओ कर दिया। जबकि हम यहाँ फैमिली मेम्बर हैं और मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। अप्रैल में उनका पेपर भी होना है, लेकिन सीओ साहब नहीं माने। ये जब ऑफिस में गए तो एक जो एडम कर्नल साहब हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर जो सीओ हैं, और एसएम साहब भी वहाँ थे। उन तीनों ने, हालांकि एसएम साहब ने कहा नहीं, लेकिन एसएम साहब खड़े रहे और वो कमांडिंग ऑफिसर साहब ने इनको गालियाँ दी और उल्टा सीधा बातें कही। यहाँ तक कि बोला कि मैं यहाँ का, ये लैंग्वेज हालांकि सीओ साहब की है या नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने कहा कि बोला कि मैं यहाँ का गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, मैं चाहूँ तो तेरा 2 मिनट में इलाज कर दूंगा। और गाली गलौज देकर इनको मोमेंट ऑर्डर पकड़ाकर बाहर कर दिया। ये चीज़ें इन्होंने मेरे को बताई और मैंने उसके बाद में वहाँ के एसएम साहब से बात की, क्योंकि इनको मैंने पूछा कि आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है, कि सब प्रूफ नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, एसएम साहब का नंबर तो मेरी एसएम साहब से बात हुई। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई अपने सीओ साहब का नंबर दो, तो सीओ साहब से भी मेरी बात हुई। और एक और, जब मामला यहाँ नहीं सुलझता है तो इससे ऊपर इनके जो कमांडर साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब, उनका नंबर भी मेरे पास आ चुका है, लेकिन अभी मैंने उनसे बात नहीं की। शाम तक हो सकता है तो मैं उनसे भी बात करूंगा, वो अभी छुट्टी पर हैं। तो यहाँ जो मेरी एसएम साहब से बात हुई, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो सीओ साहब ने बताया वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले की समस्या क्या थी, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसे एकाएक तो होती नहीं है। तो मैंने उनकी वाइफ को बोला कि सबसे पहले तो आप उनको बोलो कि खाना खाए, परेशान ना हो, हर समस्या का हल है। हम कोशिश करेंगे कि भाई सीओ साहब, एसएम साहब माने, नहीं तो कमांडर साहब माने, और नहीं तो एक और रास्ता है, वो है कोर्ट का। हर भारतीय को अधिकार है कि वो अपनी समस्या को लेकर कोर्ट जा सकता है। वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो या सैनिक हो या कहीं भी किसी भी पद पर काम कर रहा हो, और उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार या दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो अपनी समस्या को लेकर कोर्ट में जा सकता है। जो पोस्टिंग इश्यू होता है, ये अभी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ छोटे छोटे हमारे बहुत से ट्रूप बने हुए हैं, जिसमें ज़्यादा नफरी भी नहीं होती है, और वहाँ ठीक है, ठीक ठाक नौकरी निकलती है। कोई मेडिकल के बेस पर जाता है, कोई किसी बेस पर वहाँ जाता है, इनका इलाज भी चल रहा है वहाँ। तो वो उस बेस पर इन्होंने पोस्टिंग ली थी। पोस्टिंग का जो आपका टर्नओवर होता है, रिकॉर्ड से टर्नओवर जो होता है, वो मूवमेंट ऑर्डर पर लिखा होता है। उस टर्नओवर से पहले अगर आपको कोई भेजता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। पहली बात तो सामने वाला जो आपको भेज रहा है, जिसके पास आरटीओ करने की पावर है, सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो जब चाहे जिसको आरटीओ कर सकता है। लेकिन उस पावर का गलत इस्तेमाल सीओ साहब नहीं कर सकता। सीओ साहब भी कानूनी दायरे में आते हैं। सीओ बनने का मतलब ये नहीं कि मैं खुदा बन गया और मैं कुछ भी करूँगा, उससे ऊपर भी लोग बैठे हैं। हालांकि पहले प्रॉपर चैनल, जब प्रॉपर चैनल काम नहीं आता तो कोर्ट बैठा है, ठीक है। आरटीओ, जब भी कोई बंदा अगर पोस्टिंग आता है तो जो आरटीओ का नियम है, वो अगर कमांडिंग ऑफिसर उस बंदे को लेता है, उसी समय आरटीओ कर देता है। किसी कारणवश, और जो नियम कानून है तो वो लीगल माना जाता है कि भाई हो सकता है आप, जैसे
नायक की वैकेंसी पर हवलदार आ गया हो, सिपाही की वैकेंसी पर हवलदार आ जाए, या हवलदार की वैकेंसी पर सिपाही आए, या बंदे को कोई पनिशमेंट वगैरह थी, ऐसी स्थिति में सीओ साहब चाहे तो उसको रखें, चाहे तो उसी समय आरटीओ कर दें, वो लीगल प्रोसीजर है। लेकिन एक बंदा जिसको आए हुए महीने, 2 महीने या 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आरटीओ करना, वो भी किसी बगैर कारण के, वो एक तरह की अपनी पावर का मिसयूज करना है, तानाशाही करना है। और यहाँ सीओ साहब ने इनको जो आरटीओ किया है, इनका जो टर्नओवर है वो मार्च में पूरा हो रहा था। यानी अगर हम समय के हिसाब से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन, 15 दिन के बाद में इनके ऑलरेडी पोस्टिंग आ जाती, वो चले जाते। लेकिन आपको बता दूं, इस कड़ी में एक और कहानी है। मैंने इनको बोला भी कि भाई आपका कितना टर्न हो गया, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो टर्न ओवर मार्च तक था। लेकिन इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ इनका इलाज चल रहा है, इनकी मिसिज का, बच्चों का, तो उसके कारण इन्होंने पहले ही सितंबर 2025 के अंदर ही लेटर सीओ साहब से, अपने यूनिट के सीओ साहब से सैंक्शन करवा के अपनी पोस्टिंग को एक्सटेंशन करवा लिया था 6 महीने, जो कि मार्च के बाद अगर एक्सटेंशन होता है तो सितंबर तक इनको अप्रूवल दिया जा चुका है। और अप्रूवल देने वाले भी वही सीओ साहब हैं। मेरी उनसे बात भी हुई, मैंने कहा कि साहब आप ही ने तो इनको अप्रूवल किया है, आप ही ने कहा कि ठीक है भाई 6 महीने रह सकते हो। इनकी यूनिट में लेटर गया है, इनके सीओ साहब ने भी कहा कि हाँ भाई रह ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपने इनको ना ही तो वो जो नॉर्मल टर्नओवर है मार्च में, उसको भी पूरा नहीं होने दिया, और एक्सटेंशन को भी जो आपने दिया उसको भी नहीं मान रहे हो। हालांकि जो सीओ साहब ने बातें कही कि रिकॉर्ड से अप्रूवल होना चाहिए था, वो तो हमारी मर्जी का था, हमने कर दिया था, अब भी हम अपनी मर्जी से भेज रहे हैं। इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बताई सीओ साहब ने। उसके बाद मैंने फिर बंदे से बात किया कि भाई ये जो सीओ साहब बता रहे हैं, क्या ये कारण सही है? तो बंदा बोल रहा है कि नहीं जी, ये तो सरासर झूठ है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं कहीं भी कोई भी पनिशमेंट खाने के लिए तैयार हूँ। तो जो सीओ साहब ने कहा है, अगर वो गलत है, क्योंकि कई बार आदमी ऐसी चीज़ें बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए। जैसे सीओ साहब ने एक वाक्य तो ये कहा कि ये तो बंदा काम का ही नहीं है, इसकी यूनिट से भी गलत फीडबैक है और इसको तो पहले ही आरटीओ कर देना चाहिए था। इन बातों में एक तो वहाँ से इनके यूनिट के सीओ साहब का भी मैं नंबर लूँगा और उनसे भी पूछूंगा कि अगर बंदा गलत है, ऐसा ही है, तो आपने इनको हवलदार कैसे बनाया? हवलदार के बाद में इनको अगर गलत था तो वहाँ पोस्टिंग क्यों भेजी? पोस्टिंग भेजने के बाद में जब वहाँ और रुकना चाह रहे तो आपने एक्सटेंशन क्यों दिया? ये उनके सीओ साहब जवाब दें। अगर उनके सीओ साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो ये सीओ साहब अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? एक ऐसा आरोप जिससे हवलदार जी की सर्विस के ऊपर भी गहरा असर पड़ सकता है, ऐसा एक आरोप लगा दिया, जो कि सिर्फ मुझे ही पता है। और मैंने अभी हवलदार जी से पूछा है, तो उनकी वाइफ ने को मैंने कहा कि पूछो उनसे, तो बोला कि सर ऐसा आज तक कोई गलत आरोप इन पर नहीं है। एसएम साहब से मैंने बात की तो उनसे भी मैंने पूछा कि बातों बातों में कि साहब आपने इनकी मदद की? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ और हमारे साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हम रोकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि उसके एक्सटेंशन के कागज़ उस बंदे ने मेरे पास भेजे हैं, उसमें प्रॉपर इन सीओ साहब का और उन सीओ साहब का सिग्नेचर विद स्टैम्प के साथ है, और उसने मेरे को भेजा है वो चीज़ें। जब मैं देख सकता हूँ एक दिन में, तो शायद एसएम साहब ने क्यों नहीं देखा। हालांकि बंदे से फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि एसएम साहब को पता है। तो कहीं ना कहीं एसएम साहब ने भी थोड़ा सा, हालांकि जो बात की एसएम साहब ने और सीओ साहब ने बिल्कुल अच्छे तरीके से की, रविंदर जी करके ही बात किया, और सीओ साहब ने भी रविंदर जी करके ही बात किया। उनकी बातों से
तो मैं काफ़ी प्रभावित भी हुआ, क्योंकि मैंने जो मेरा परिचय था वो भी मैंने बताया जो एग्जैक्ट है, सही है कि भाई मैं रिटायर्ड हूँ और जवान ही हूँ, इतना कोई वो नहीं है। नहीं तो कई बार जब सामने वाले को पता चलता है कि वो जवान है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार एक नायक के सिलसिले में मैंने एक सीओ साहब से बात की थी जो इंट के सीओ थे, तो वो अपने आप को तूफान सिंह मान रहे थे, बोले आई एम दी टाइगर, मैं टाइगर हूं और तेरी सिपाही की औकात कैसे है, मैंने जो कर दिया, अब कुछ नहीं होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो वो हम परिचय देने के बाद सामने वाले का व्यू पढ़ते हैं कि वो वास्तव में उस पद पे बैठा है, वो उसने कुछ गलतियां की है या नहीं की है, तो उसकी भाषा में ही पता चल जाता है। और वो सीओ साहब से जब मैंने पहले वाले से बात की थी तो फर्स्ट में ही मुझे पता चल गया था कि ये बंदा वास्तव में इसने अपनी तानाशाही और अपने पद का दुरुपयोग करके नायक साहब के साथ गलती की है। हालांकि उस मैटर में फिर उनके रिकॉर्ड में, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठते थे, हमारे राजस्थान के थे, उनसे मेरी बात हुई। फिर उस समय मेरे पास जो आर्मी चीफ के पीए थे उनका भी नंबर था। जब से मैं चैनल चला रहा हूँ मेरे पास लगभग सारे ही नंबर हैं। बहुत से जो अच्छे अधिकारी हैं आर्मी चीफ के पीए तक जब उस समय उनके नंबर होते थे, वो बोलते थे रविंदर जी अगर आपकी कोई समस्या है तो एक बार यहाँ बताइए, सोशल मीडिया में डालकर हम हल करेंगे। और मैं बहुत सी समस्या को ऐसे ही करता था। जनरल रावत साहब थे जब तक, उसके बाद में भी जो उनके पीए रहे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी ड्यूटी पर हैं, उनके नंबर अब भी मेरे पास सेव है। लेकिन अब वो बोलते हैं कि भाई मैं वहाँ से आ गया, अब दूसरे बैठे हैं, उनका क्या इरादा है। पहले समस्याएं हल होती थी, लेकिन अब हल होने के बाद में सिर्फ उनका एक ही तरीका है कि नहीं, इस तरह तो हमारी अंग्रेजी मानसिकता खत्म हो जाएगी, हमारा तानाशाही रवैया खत्म हो जाएगा। इसलिए अब वो सिर्फ दबाने की रणनीति में चल रहे हैं, जैसे चैनल बंद कराने का उनका दबाव का परिसर। अभी हम कोई वीडियो डालते थे सोशल मीडिया के बाद 2023 में इनको एक न्यूडल अधिकारी बना दिया गया। बोले अपने को क्या करना है, वीडियो हटवा दो, आवाज़ ही नहीं जाएगी। आवाज़ दबाना किसी समस्या का हल नहीं है। उस समय जब मैं 17 में और 19 में जब मैंने दिल्ली में धरने दिए थे, उस समय चीफ साहब ने बुलाकर कि हाँ ये सहायक प्रथा के लिए मैं अल्टरनेट 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे। आर्मी चीफ के पीए का नंबर देना कि कोई समस्या आती है तो यहाँ तक बताना। तो जो ऐसी टोन में कर्नल साहब बात करते थे कि हम करेंगे जो ही करेंगे, तो उनका इलाज हम वहाँ उस समस्या को वहाँ भेजते थे और वो समस्या हल हो जाती थी। तो ऐसी समस्या का कभी मैंने वीडियो भी नहीं डाला। और आज भी जब मैंने एसएम साहब से बात की, उनका बात का तरीका बहुत बढ़िया था। सीओ साहब का भी बात करने का, मेरा जवान बताने के बाद में भी उन्होंने रविंदर जी करके ही बात की। बातों से तो अच्छा लगा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर देख लो, कम से कम इनके बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो आपको अगर उस बंदे ने कोई गलती भी की है तो मैं बोल दूंगा। मैंने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, अगर गलती भी की तो वो आपसे माफ़ी मांग लेगा। अब उस सीओ साहब अगर विचार कर लेते हैं तो उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं नहीं चाहूँगा कि आज उस रिकॉर्डिंग को डालूं या इनका पूरा नाम बताऊं। पहला तो स्टेप ये है कि सीओ साहब को शाम तक का समय कि वे उनको मोमेंटर कैंसिल करके और उनका जो उनके बच्चे कम से कम जब तक पढ़ रहे हैं जब तक उनको रहने दिया जाए। एसएम साहब को भी कहा है तो उन्होंने भी कहा कि हम बात करेंगे। अन्यथा हालांकि ऑलरेडी इनके जो कमांडर साहब से उनसे भी मेरी बात होगी और इन्होंने भी एक एप्लीकेशन कमांडर साहब को दी है और सोमवार को इंटरव्यू के लिए भी बोला है कि भाई ठीक है हम इंटरव्यू करेंगे। अभी अपनी लीव पर और छुट्टी पर मोमेंट ऑर्डर के साथ ये रुके हुए हैं। कमांडर साहब सोमवार को क्या डिसीजन लेते हैं, मुझे उम्मीद होगी कि शायद अगर कमांडर साहब सही डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और बंदा अपनी जगह सही है और उन लोगों ने अगर गलतियां की है तो उसका भी समाधान कमांडर साहब जरूर करेंगे। और कोई बड़ा इश्यू नहीं था। ये बंदे ने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं जहां हम पोस्टेड हैं सरकारी गाड़ियों की कमी है और मेरी पर्सनल गाड़ी भी सरकारी काम के लिए या अफसर्स काम के लिए मैं जब भी बोलते थे ले जाता था। लेकिन अभी कहीं जाना था और उस समय इनकी फैमिली तबीयत खराब थी तो उन्होंने फैमिली ने कह दिया कि नहीं पहले मेरे को दिखा के लाओ, उनको बोलो भाई दूसरी गाड़ी चली जाएगी या दूसरा बंदा भेज दो, इतनी सी बात। और उसने कह दिया कि सर ऐसे ऐसे बात है मैं नहीं जा पाऊँगा या दूसरे बंदे को भेज दो। बस इतनी सी बात पर
उन्होंने कहा होगा थोड़ा बहुत कि यार कैसे मना कर दिया फलाना ढिकड़ा, तब इसके मुंह से भी निकल गया सर आज तक तो मेरी गाड़ी चलती थी, मैंने कभी मना भी नहीं किया, मैं कहाँ कहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी ले जाता रहा और मेरे ही अपने डीजल खर्चे पर भी मैंने कोई मेंटेनेंस या डीजल भी नहीं मांगा। आज मेरी समस्या है तो आज मैं मना कर दिया तो सर आप गाड़ियाँ तो मत दो। बस इस बात पे कि बोले तेरा इलाज करते हैं, इतनी सी बात पर तुरंत मूवमेंट ऑर्डर थमा दिया गया। अब ये आप लोग भी जवाब दें कि सही है गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छे से सीओ साहब ने बात की है, वो अगर ठंडे दिमाग से रियलाइज़ करेंगे तो बड़ी समस्या नहीं है। कमांडर साहब के जाने से पहले भी हल कर सकते हैं या कमांडर साहब आने के बाद में बैठकर भी हल कर सकते हैं। ऐसा ही मसला मेरे पास कुछ दिन पहले भी, जिस डिपार्टमेंट में अभी ये है, इनका नाम भी कल मैं बता दूंगा, पहले भी आया था और वहाँ भी एक छोटा सा पोस्टिंग का इश्यू था, लेकिन उसके सीओ साहब हालांकि माने नहीं थे और वो जवान बोला कि मैं केस करूँगा। तो मैंने कहा केस में जाने पर क्या पैसा खराब होता है, समय लगता है, पैसा बर्बाद होता है, काम तो फिर भी हो जाता है अगर जायज़ पॉइंट है तो एक बार कमांडर साहब से मिलो, मेरी बात कराओ। उस दिन भी मेरी जो हमारे ब्रिगेडियर साहब थे बहुत अच्छे से 35 मिनट उन्होंने मेरे को समय दिया, बहुत अच्छे से बात किया। हालांकि लगभग यही आया कि नहीं यार देखो फौज अपनी संस्था ऐसे है, ये है वो है, कई चीज़ें चलती रही, लेकिन उस 35 मिनट के बाद में स्टेप बाय स्टेप हमने उस जवान की समस्या भी और ये भी कहा कि चलो जवान तो गलत है, लेकिन आज उसकी परिस्थिति क्या है, उस आधार पर लास्ट में जो डिसीजन लिया उन्होंने कमांडर साहब ने कि ठीक है आपके कहने पर मैं इस बंदे को थोड़ा दिन और रहने देता हूँ, और उसका तो टर्न भी पूरा नहीं हुआ था और वो बंदा आज भी वहाँ सर्विस कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सीओ साहब पहल करें या कमांडर साहब और इस मामले को सेट आउट कर लें, अन्यथा मेरी तो जो चीज़ें हैं, मेरी जगह अगर बाकी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो चैनल चलाते खबर आते ही बिना सोचे समझे चैनल से तुरंत के तुरंत डाल देते हैं, लेकिन मैं फिर भी पहले कोशिश करता हूँ बात से हल करने की। जो भी मामला हल हुआ मैंने कभी उसका वीडियो नहीं डाला, ना ही किसी की, जो एक बंदे ने कमेंट्स लिखा था ना कि तुमसे बात करो और तुम रिकॉर्डिंग डाल देते हो, अगर किसी इंडिविजुअल ने मेरे से बात भी की, मेरे को गाली भी दे दी, मैंने कभी भी वो रिकॉर्डिंग नहीं डाली। लेकिन मैंने जिस जवान के लिए बात की और उस जवान का काम हो गया, कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं डाली। किसी ने काम नहीं भी किया और जो तरीके के हिसाब से मैंने कोशिश की, क्यों हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी है, तब भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाली। लेकिन काम भी नहीं करना, उल्टा जवान को भी गालियां देना, हमारे को भी गालियां देना और ये कहना कि आपको जो करना है कर लो, फिर हम अपनी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि अन्याय अत्याचार के लिए नहीं लड़ोगे तो अन्याय फिर होगा। मैं आपसे भी यही कहूँगा, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और जो साहब से बात हुई है उस साहब ने भी कहा कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, गाली छोटी मोटी गाली गलौज कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये छोटी मोटी गाली गलौज जूनियर के ऊपर ही क्यों इस्तेमाल होती है? सीनियर जब होता है वहाँ गाली गलौज का और जो आपकी भाषा होती है वहाँ क्यों कंट्रोल हो जाती है? हालांकि मैंने कहा कि मेरे साथ बात करते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से बातें हुई हैं, एसएम साहब की भी, सीओ साहब की भी, और आगे क्या होगा मैं वो भी बताता रहूँगा। लेकिन कई बार एक होता है रनिंग में गाली निकल जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक गाली का तरीका जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। फिर जो पुराने लोग बोलते थे ना कि पीठ पे भी और पेट पे भी लात, वो ना करो। आपने अगर गाली भी बक ली, लात भी मार दी, तो पेट पर मत मारो कि उसको वहाँ से मूवमेंट ऑर्डर पकड़ो और जा। अब उसके पीछे उसकी क्या समस्या होगी, उसका परिवार किस तरह उस समस्या को फेस करेगा, थोड़ा इस पर ज़रूर ध्यान दें। गलती करता है तो उसके सुधारने के तरीके हैं, ना कि उस गलती की वजह से उसको और उसके परिवार को टॉर्चर सहना पड़े। और ऐसे हादसों में कई बार जैसे 2 दिन से खाना नहीं खाना, एकाएक इस तरह का बोझ आ जाना, माइंडली डिस्टर्ब हो जाना और कुछ और कदम उठा जाना, यही समस्याओं के कारण होते हैं। तो कृपया करके इस चीज़ को ध्यान दें, नहीं तो आगे मैं कल जो भी होगी चीज़ें बता दूंगा। मैं अपने जवानों से एक बार फिर कहूँगा, समस्याओं के लिए हम मिलकर लड़ सकते हैं, तो चैनल से जुड़े और वीडियो को शेयर करें, बाकी लोगों को भी जोड़ें,
हमारी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अंग्रेजी मानसिकता के लोगों की हालात थोड़ी सी टाइट हो रही है। और आप संख्या बढ़ा दोगे तो जो लोग बोलते हैं ना कि अपना चैनल नहीं खुल रहा, आपका क्या कर रहे हो, तो चैनल खोलने के लिए मैं खुद कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हूँ। मेरे हाथ में होता तो